हेलो, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियो और सीड। चलिए शुरू करते हैं। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। हम फिर से बता देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड जो है हमारा जो ओव्यूल का ये वाला जो पार्ट है ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है वो चैलेंजल एंड है। अब एम्ब्रियो डेवलप हो गया जाइगोट से। अब जो जाइगोट होते हैं वो क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म के बाद ही बनते हैं। ये हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, इसलिए वो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है हमारा उसका वेट करते हैं, जिसको हम पेन बोलते हैं। ये ग्लोबुलर शेप और हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रो एम्ब्रियो क्या है, उससे पहले वाली स्टेज है एम्ब्रियो डेवलप होने से, और ग्लोबुलर स्टेज जिसमें वो नीचे की तरफ हमारा ग्लोब वाला स्ट्रक्चर बनता है, और हार्ट शेप जिसमें हमारा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको हार्ट शेप बोल रहे थे हम। और मैच्योर एम्ब्रियो जो लास्ट में हमारा मैच्योर एम्ब्रियो है, उसमें हमने देखा था कि जो सस्पेंसर सेल थे वो अनस्पेशलाइज थे, और स्पेशलाइजेशन के बाद ही वो बाकी डिफरेंट पार्ट में बन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इसमें मेन बात क्या थी, हमने देखा था कि जो उनकी एम्ब्रियोनल एक्सिस थी उससे ऊपर का जो पार्ट था उसको हम एपिकोटाइल बोल रहे थे, और एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो नीचे लेवल ऑफ कोटिलेडन्स के भी जो नीचे था उसको हम हाइपोकोटाइल बोल रहे थे। हाइपो का मतलब नीचे, कोटाइल का मतलब कोटिलेडन, जो नीचे की तरफ बन रहा था, और लास्ट में वो टर्मिनेट कर जाता है रेडिकल बनाने के लिए। रेडिकल क्या है, जो कल को रूट बनेगी, और जो हमारा एपिकोटाइल था वो टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल बनाने के लिए, जो कल को शूट बनेगी। ये स्टेम टिप हो जाएगी, इसकी रूट टिप हो जाएगी, और रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप हो जाएगी। मान लीजिए जैसे ये रूट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रूट कैप हो जाएगी। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन्स पोजेस ओनली वन कोटिलिडन। ये हम देख चुके हैं, उसको हम स्केटुलम बोलते हैं। और जो हिस्सा रेमिनेंट बचा है, जो नहीं बन पाया, जो दूसरा हमारा कोटिलिडन, उसको हम एपिब्लास्ट बोल रहे थे। ओके, अब ये थोड़े हमारे पास कुछ टर्म है जो थोड़ी कंफ्यूज करते हैं हमें। जैसे लोअर एंड की तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस के क्या है, हैज द रेडिकल। ऑफ कोर्स लोअर एंड की तरफ रेडिकल होगी। एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ। देखिए, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है, देखो डिफरेंशिएटेड तो होती है जो स्पेशलाइज हो चुकी, मतलब वो सेल्स जिनको पता है कि एक्चुअली उनको करना क्या है, मतलब वो एक पर्टिकुलर उनको मान लीजिए काम दे दिया गया है कि आपका काम ये है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रोथ बढ़ाता है तो ग्रोथ का काम हो गया, कोई फूड रिजर्व करता है तो फूड रिजर्व का काम हो गया, तो उनको काम दे चुके हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि अभी तक उनको काम नहीं मिला है, वो सेल्स किसी भी दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इनके पास ये शीथ है, रूट कैप जो है वो सबके क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ में कवर्ड है। शीथ होती है कवरिंग, कॉल्ड कोलियोराइजा। ओके, तो रूट का हमने कवरिंग देखा कि कोलियोराइजा के अंदर बंद है, बाद में कोलियोराइजा में से वो निकल आएगी। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कटलम इज एपिकोटाइल। हम डिस्कस कर चुके कि ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल है जो शूट अपेक्स। शूट अपेक्स मतलब जहाँ से शूट निकलेगी कल को। अपेक्स का मतलब होता है सिरा, ऊंचाई की तरफ सिरा। एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोडिया। प्राइमोडिया का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर जो अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, अभी प्राइमरी स्टेज पे है, उसको हम प्राइमोडिया बोलते हैं। तो कल को ये प्राइमरी स्टेज कल को मैच्योर बन के क्या बनती, लीफ बनती। तो लीफ प्राइमोडिया जो कल को लीफ बनाएंगी। तो इनके पास ये होते हैं, एनक्लोज्ड मतलब बंद हैं, इन्हें होलो मतलब खाली, फोलियर मतलब अगेन वही पत्तेदार चीज़ों में फोलियर स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। यानी कि कोलियोप्टाइल में शूट अपेक्स है जिसके अंदर लीफ प्राइमोडिया हैं, जो फोलियर स्ट्रक्चर यानी पत्तों जैसी शेप के स्ट्रक्चर में, जो कि खाली अंदर से उसके अंदर बंद है। ओके, शूट अपेक्स उसके अंदर है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं,
कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल और कोलेराइजा में बार बार कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसका थोड़ा सा ऐसे टिक कर सकते हो या फिर थोड़ा सा याद कर सकते हो कि जो कोलेराइजा है उसके अंदर आर आर 2 बार आता है, तो ये हमारे किसको रेफ़र कर रहा है, ये मान लीजिए रूट का रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे आर है स्पेशल, जबकि इसके अंदर कोई भी आर नहीं है, कोलियोप्टाइल के अंदर कोई भी आर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी सीड। सीड में देखिए, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल प्रोडक्शन। वैसे तो देखिए हर टाइप के प्लांट में सीड फाइनल प्रोडक्ट ही होता है नॉर्मली, जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, क्योंकि सीड बनेगा तो ही जाके आगे जाके इंडिविजुअल पैदा होता है। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यहाँ पे खास बात क्या थी, क्योंकि जो सीड यहाँ पे बन रहा है वो प्रॉपर सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू आ रहा है, और ऑफ कोर्स मेल और फीमेल पार्ट इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं इसको, कि ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, क्योंकि ओव्यूल तो पहले भी था, ओव्यूल तो पहले भी था, लेकिन अब ये फर्टिलाइज्ड हो चुका है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ऑफ कोर्स सीड फ्रूट के अंदर होगा। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट, यानी कि सीड के पास क्या है, एक सीड कोट है, कोटिलिडन है जो कि उसका फूड मटेरियल है, फूड रिजर्व है उसका, और एम्ब्रियो एक्सिस है जहाँ से, और एक एम्ब्रियो एक्सिस है जहाँ से ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि एपिकोटाइल कोटिलिडन के लेवल से ऊपर होगा और हाइपोकोटाइल कोटिलिडन के लेवल से नीचे होगा। द कोटिलिडन ऑफ ए एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जनरली थिक होते हैं, स्वोलन होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो स्टोरेज फूड रिजर्व्स हैं उसमें, जैसे दाल में होते हैं। लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो दाल वाली फैमिली है उसको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली बोलते हैं, तो लेग्यूम्स हमारे दाल होते हैं। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब देखिए इसमें फ़र्क है, कैसे? नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है उसमें एल्ब्यूमिन नहीं है। एल्ब्यूमिन क्या है? वैसे तो देखिए एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, और यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल से, तो रिजर्व फूड मटेरियल नॉन का मतलब हो गया नहीं है, तो उनमें रिजर्व फूड मटेरियल है ही नहीं। और एक्स एल्ब्यूमिनस यानी कि एक्स का मतलब हो गया था जो पहले था, यानी कि उनके अंदर पहले था लेकिन अब नहीं है। इनमें तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, शुरू में भी नहीं था, लेकिन एक्स एल्ब्यूमिनस क्या हो गई, मतलब ये जो रेफ़र कर रहे हैं कि ये अभी उनमें है ही नहीं, और एक्स एल्ब्यूमिनस यानी कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development। तो उनमें है ही नहीं, क्या नहीं है, फूड मटेरियल रिजर्व फॉर्म में बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उन्होंने सबका सब खत्म कर दिया, ओके, कंज्यूम कर दिया है। क्यों? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, जैसे कि पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इनमें एल्ब्यूमिनस वालों में उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस का एल्ब्यूमिनस उल्टा हो जाएगा। तो एल्ब्यूमिनस में क्या है, उनमें अभी भी पार्ट बचा हुआ है एंडोस्पर्म का, जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में खर्च नहीं किया है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कास्टर। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। अब देखिए कुछ में क्या होता है कि इनमें तो एंडोस्पर्म की बात हो रही थी कि एंडोस्पर्म है कि नहीं है। एंडोस्पर्म जिसमें था वो एल्ब्यूमिनस हो गया, जिसमें नहीं बचा वो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस हो गया। ये बात कर रहे हैं कि इनमें न्यूसेलस भी बचा हुआ है। अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूसेलस जो होता है उसकी प्लोइडी क्या होती है। तो न्यूसेलस की प्लोइडी 2n होती है। अगर आप भूल गए हैं तो न्यूसेलस था क्या, तो जो हमने ओव्यूल देखा था, ये हमारा ओव्यूल था, ये वाला पार्ट हमारा फ्यूनिकल था, यहाँ पे हाइलम था, यहाँ पे हाइलम था, ये फ्यूनिकल था, बाहर की तरफ इंटेगुमेंट लगे हुए थे, ओके, ये चैलेजल एंड था, ये माइक्रोपाइलर एंड था, और इस पूरे पोर्शन पे क्या अंदर की तरफ ओव्यूल था। तो यहाँ पे पूरे पोर्शन पे ये क्या था, यहाँ पे ये न्यूसेलस था। तो जो एंडोस्पर्म बनता है वो तो अंदर बनता है, और ये वाला पोर्शन क्या है, न्यूसेलस है। और न्यूसेलस की प्लोइडी क्या होती है, 2n होती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ब्लैक पेपर और बीट जैसे कुछ प्लांट्स में न्यूसेलस भी बच जाता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, परसिस्टेंट मतलब जो थोड़ा काइंड ऑफ जिद्दी है, यानी कि अभी भी वो खड़ा है, वहीं वहीं पे मौजूद है, परसिस्ट करता है वहाँ पे, जाता नहीं है वहाँ से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया पेरिस्पर्म। एक और वर्ड होता है हमारे पास, पेरिकार्प।
पेरिकार्प क्या था, जो ओवरी कल को फ्रूट बनेगी उसकी जो वॉल थी उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, जबकि यहाँ पे न्यूसेलस जो परसिस्टेंट है इसको हम पेरिस्पर्म बोल रहे हैं। थोड़ा कुछ वर्ड्स जो होते हैं एक जैसे दिखते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला है हमारा इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो इंटेगुमेंट ऑफ कोर्स क्या बनेंगे, सीड कोट बनेंगी। और माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, क्यों, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन और पानी अंदर आता जाता रहे ताकि सीड जर्मिनेशन में हेल्प हो। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है जो चीज़ हेल्प करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। कितना, सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास। ऐसा क्यों है, ताकि उनका जो मतलब क्या कह रहे हैं कि पानी का जो उनके अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी क्या है, लाइफ का सोर्स है। पानी होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी, पर अगर पानी की अमाउंट कम हो जाएगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो ये क्या हो जाते हैं, इनका जो सिर्फ 10 से 15% ही उनका मास का मॉइस्चर बचता है, बाकी सब जो होता है वो ड्राई होता है। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है और जो सीड है हमारा या सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं उसमें चला जाता है। अब ये क्या है, डोरमेंसी क्या होती है कि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी स्लो हो जाती है कि सीड जिंदा तो है लेकिन फास्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर नहीं रहा, ताकि उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो वायबिलिटी है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, सीड बाद में जर्मिनेट ही ना कर पाए। तो इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, अगर पहले ही फेवरेबल कंडीशन मिल गई हैं, यानी कि एडिक्वेट मॉइस्चर है, प्रॉपर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सूटेबल टेम्परेचर है, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, वरना वो डोरमेंसी में चले जाएंगे, मतलब रेस्ट की स्टेज में चले जाएंगे। कभी जाके उनको एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, ओवरीज होते हैं वो फ्रूट बनाती है, ये यही बात बोलेंगे अभी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी का फ्रूट में ट्रांसफॉर्मेशन लगातार होता है। इसकी वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प। तो फ्रूट जो होता है वो फ्लैशी हो सकता है जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में होता है, या फिर ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड में होता है। मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं उन्होंने क्या तरीके ढूंढ लिए हैं, डिस्पोजल ऑफ सीड, यानी कि सीड्स को फैलाने के। ओके, प्लांट सीड क्यों फैलाएगा, असल में प्लांट फ्रूट दे ही क्यों रहा है, प्लांट फ्रूट इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसको एक रिवार्ड सिस्टम बनाना है कि या तो इंसान आए या कोई जानवर आए, कोई पक्षी आए, उस फ्रूट को खाए और बाद में उसके बीजों को दूर तक फैलाए, ताकि उसकी जो जनरेशन्स हैं वो चलते रहे, आगे से आगे चलते रहे। तो ये भी एक लालच ही है। हाँ, ये अलग बात है कि सीड के लिए ऑफ कोर्स वो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम कर रही है। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, the other floral part degenerate and fall off। यानी कि जब तक फ्रूट बनता है ओवरी से, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट हैं जैसे कि पेटल्स वगैरह, सेपल वगैरह, वो डिजेनरेट कर जाते हैं और गिर जाते हैं। हाउएवर इन ए फ्यू स्पीसीज, जैसे कि एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैस्यू में, इनमें रह जाती हैं। तो इनका जो थैलेमस है वो भी कंट्रीब्यूट कर देता है फ्रूट फॉर्मेशन में। देखिए, जो ट्रू सीड होता है ना वो सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू ही बनता है। तो इनका जो फ्रूट है वो थैलेमस से बन रहा है। थैलेमस क्या है, थैलेमस वो अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि वो स्पेशलाइज नहीं है ये काम करने के लिए, वो अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है प्लांट बॉडी का, उसमें से ही डायरेक्ट फ्रूट बना रहे हैं। एक तो हो गया वो पार्ट जो प्रॉपर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काम आएगा, जो फ्रूट बनाएगा, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो हमारा ऊपर वाला पार्ट बचा वो हमारा थैलेमस। तो थैलेमस से यहाँ पे फ्रूट बन रहा है, जबकि नॉर्मली यहाँ से ऐसा नहीं बनना चाहिए था। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स, क्योंकि ट्री फ्रूट्स नहीं है। तो मोस्टली फ्रूट्स जो होते हैं वो ओवरी से बनते हैं, इसलिए इनको ट्री फ्रूट्स बोलते हैं। मोस्टली जो फ्रूट होते हैं फर्टिलाइजेशन होगी तभी जाके बनेंगे, लेकिन हाँ कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाते हैं। जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनेंगे उनको हम क्या कह लेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक का मतलब ही क्या है कि जो कार्पल है उसने फर्टिलाइजेशन नहीं की है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो चीज़ बन गई है, जैसे कि बनाना। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस।
तो पार्थेनोकार्पी को हम सिर्फ हार्मोन से ही उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो फ्रूट बनाने लग जाए। और ऑफ कोर्स क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं है तो उनके सीड बनेंगे नहीं, सीड नहीं बनेंगे तो ऐसे फ्रूट को हम सीडलेस, मतलब वो सीडलेस बन जाएंगे। तो ऐसे इनकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है कि हम जनरली प्रेफर नहीं करते, जैसे हमारे ऑरेंज वगैरह हुई या तरबूज वगैरह हुए, तो इनमें हम सीड्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब करते हैं ईटिंग के दौरान। तो सीडलेस फ्रूट्स की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, हालांकि वो आगे तकलीफ देते हैं कि उनके आगे प्रोजेनी नहीं बनती, उनका ना ही कोई वेरिएशन आता है उनमें, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। तो ये क्या हो गए, जो बिना फर्टिलाइजेशन बने वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हो गए। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज। तो एंजियोस्पर्म्स को क्या फ़ायदा है सीड्स से, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से बने हैं, जैसे पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ये पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है, ना तो इनको कोई पानी की इतनी आवश्यकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होते हैं। सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल। तो इनको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, तो सीड फॉर्मेशन की गारंटी थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं मोस्टली वो ऐसी जगह पे उगते हैं नॉर्मली, जैसे फर्न्स वगैरह हो गई, तो उनको पानी की मदद चाहिए होती है एक दूसरे के पास अपने गैमेट्स पहुंचाने के लिए, जबकि ऐसा इनके केस में नहीं है, ये पोलिनेशन के थ्रू पहुंचा देते हैं। तो पानी तो एक ही केस होता है जिसमें वाटर पोलिनेशन होता है, बाकी सब केसेस में पानी की जरूरत नहीं होती। तो इससे सीड की जो फॉर्मेशन है वो मोर डिपेंडेबल हो जाती है। बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी है ये, ताकि नए हैबिटेट्स तक जाए और स्पीशीज को ऑफ कोर्स हेल्प करे। ये हमें कुछ फ्रूट्स दिखा रखे हैं इन्होंने, उनके अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं। तो ये जैसे ये यहाँ पे देखिए है, ये हाइपोकोटल रूट एक्सिस, तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ रूट बनेगी यहाँ पे। ये सीड कोट हो गया, एंडोस्पर्म हो गया जो फूड वाला पार्ट हमारा, और ये कोटिलेडन हो गया जहाँ पे फूड रिजर्व बना हुआ है। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स हैं उनके भी सीड्स डायरेक्ट दिखा रखे हैं, जैसे फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी दिखा रखी है। ये एप्पल का हो गया, ये स्ट्रॉबेरी का हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फर्टिलाइजेशन से तो बने नहीं हैं। तो ये इसके सीड हैं और ये इसका थैलेमस वाला पार्ट है। अब इसमें भी देखिए कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कौन से फूड खाने वाला पार्ट और कौन सा बाहर वाला पार्ट है। तो देखिए ये अंदर वाला जो पार्ट है जहाँ पे सीड मौजूद है वो एंडोकार्प है। एंडो मतलब अंदर, कार्प मतलब कार्पल के अंदर। कार्पल कहाँ से आ गया, तो जो ओवरी थी ये हमारा हिस्सा था ऑफ कोर्स, तो ओवरी से ही हमारी, ओवरी किसका पार्ट है, कार्पल का पार्ट है। तो ये ओवरी ही तो कल का फ्रूट बनता है, तो ये कार्पल के अंदर के वाला पार्ट हो गया। ओके, मीजो का मतलब होता है बीच में, यानी कि बीच वाला पार्ट हो गया। और ऑफ कोर्स बाहर वाला जो पार्ट हो जाएगा, तो जो चीज़ पेरिफेरल पे हो, यानी कि एंड पोर्शन पे हो, या पेरिफेरे बोल लो, पेरिफेरल बोल लीजिए, वो होता है मतलब बाहर वाला पार्ट। तो इसलिए वर्ड हो गया पेरी, और ऑफ कोर्स कार्प। तो कार्पल के जो बाहर की तरफ होगा वो क्या हो गया, पेरिकार्प। जो बीच में होगा वो हो गया मीजोकार्प, जो अंदर होगा वो हो गया एंडोकार्प। ओके, और सम सीड्स भी दिखा रखे इन्होंने, जैसे ये गेहूं का दिखा रखा है, वीट का दिखा रखा है। इसमें रेडिकल कोलियोराइजा यहाँ पे है, कोलेप्टाइल प्लूमोल यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो देखिए कोलेप्टाइल में क्या है, ये लीफ जैसे, ये लीफ प्राइमोर्डिया है, ठीक है। ये इसमें इन्होंने यहाँ पे एंडोस्पर्म दिखा रखा है, रूट टिप है, और वही जनरल चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब सीड क्या काम आते हैं, तो ऐसे पूछ लिया जाता है सीबीएसई में भी कि सीड का एक्चुअली फ़ायदा है क्या। तो सीड क्या करते हैं, सीड हेल्प करते हैं टू कोलोनाइज इन अदर एरियाज। ओके, और as they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। तो कोटिलेडन वगैरह या एंडोस्पर्म से क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है जब तक कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस ना कर लें और ऑफ कोर्स खाना बनाने ना लग जाए। तो हार्ड सीड कोट उनको बचाता है, यंग एम्ब्रियो जो अंदर की तरफ है उसको बचाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, तो वो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स उनमें वेरिएशन को लीड करते हैं। सीड हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका बेस है। ऑफ कोर्स सीड के बिना ऑफ कोर्स हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी जो मैच्योर सीड की होगी वो स्टोरेज करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डोरमेंसी नहीं होगी तो फिर जल्दी जल्दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके अपना जो अंदर का एंडोस्पर्म वो जल्दी ख़त्म कर लेंगे, और फिर ऑफ कोर्स सीड वायबल नहीं होगा, यानी कि वो मर जाएगा।
तो फूड को थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जैसे हमारे गेहूं के दाने हम स्टोर भी कर लेते हैं, तो कल को ऐसे हाईली चांसेस होते हैं कि हम उनको अगले सीजन में उगाएं तो वो उग भी जाते हैं, क्योंकि उनका तब तक एंडोस्पर्म, उसके अंदर जो भोजन है, उनका फूड है, वो बचा हुआ होता है। थ्रू आउट द ईयर वो उसको कंज्यूम करता रहता है, जो एम्ब्रियो अंदर बैठा हुआ है उसके, और ऑफकोर्स नेक्स्ट सीजन में हम उसको उगा सकते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ सीड होती है तो ऑफकोर्स ये डायरेक्ट तो कहाँ से होते, तो इन प्रेजेंस ऑफ सीड्स विद जर्मिनेट स्टेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन, यानी ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे पौधे जो डायरेक्ट सीड डालते ही ऐसे उग जाते हैं, या फिर मान लीजिए कई को हम वायबिलिटी उनके बढ़ा के रखते हैं, उनके ऊपर हार्मोन वगैरह स्प्रे कर देते हैं, ताकि जैसे लाल दवाई बोलते हैं हम गेहूं के ऊपर छिड़क देते हैं ताकि उसकी वायबिलिटी बढ़ जाए नेक्स्ट सीजन के लिए भी। या ये बोल रहे हैं कि अब्सेंस ऑफ सीड में फिर कैसे उगते पौधे। ओके, ऑफ कोर्स मुश्किल होता, एग्रीकल्चर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव, अब ये कहाँ से ज़िंदा रहेगा, तो ये पीरियड सब सीड्स का अलग अलग होता है। वेरिस का मतलब होता है अलग अलग है। इन फ्यू स्पीसीज सीड्स होते हैं वो है वायबिलिटी क्या है, उसको जर्मिनेट होने की ताकत है उसके अंदर, तो वो उसकी वायबिलिटी है। तो कुछ सीड जो होते हैं वो विद इन फ्यू मंथ्स अपने लूज कर देते हैं। स्पीसीज ज़्यादातर की क्या है, कुछ की कई साल ज़िंदा रह जाती है, कई सीड्स तो 100 ऑफ ईयर्स तक रह जाते हैं। और कुछ ओल्ड रिकॉर्ड है हमारे पास, तो जो सबसे ओल्डेस्ट में से आता है वो है हमारा ल्यूपाइन। ठीक है, एक ल्यूपाइन कैटेगरी का है जिसका हमने नाम है हमारे पास, साइंटिफिक नेम हमारे पास ल्यूपिनस आर्क्टिकस। तो ये कहाँ से निकाला हमने, आर्कटिक टुंड्रा से निकाला। टुंड्रा आपको पता होगा जो हमारे घास वगैरह ग्रासेस वगैरह होते हैं, ये पर्टिकुलर ये हमारे अलग अलग बायोम्स में आते हैं। तो ये आर्कटिक टुंड्रा की बात कर रहा है, जो आर्कटिक में टुंड्रा मिलती है वहाँ पे। तो आर्कटिक में से निकाला किसको, ल्यूपिनस आर्क्टिकस को निकाला। तो ये जो सीड है ये 10,000 साल बाद भी, मतलब 10,000 तक डोरमेंसी में पड़ा था, 10,000 साल तक, बाद में भी इसने ये जर्मेट किया और फ्लावरिंग दिखाई। इसके अलावा एक फिनिक्स डक्टिलीफेरा है जो कि डेट पाम जिसको बोलते हैं। तो फिनिक्स डक्टिलीफेरा क्या है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से निकाला, कहाँ से, किंग हेरोड्स पैलेस से निकाला, डेड सी के पास में जो है, डेड सी मतलब कैस्पियन सी के पास में जो है, वहाँ से निकाला। तो ये 2000 साल पुराना था और ये अभी भी वायबल था, यानी कि अभी भी जर्मिनेट इसने किया। आगे बोल रहे हैं कि क्या आपको ऐसे फ्रूट सोच सकते हैं जिसमें बहुत सारे मात्रा में सीड्स हों, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी मात्रा में सीड्स कौन है, हमारे पास तरबूज है, हमारे पास खरबूज है, हमारे पास वाटरमेलन है, राइट, या फिर पपाया है हमारे पास, और भी बहुत सारे। ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी, तो ऑर्किड्स भी क्या है हमारे पास ऐसे कुछ कैटेगरी में है। और इस फ्रूट में क्या है, हर एक में छोटे छोटे टाइनी सीड्स हैं, हर फ्रूट में छोटे छोटे टाइनी सीड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। सिमिलर केस क्या है, पैरासिटिक स्पीसीज, पैरासाइट यानी जो स्पीसीज में जिंदा रहते हो, ऑफकोर्स फूड न्यूट्रिशन के लिए और स्पेस के लिए भी कई बार, तो जैसे कि ओरोबंच एंड स्ट्रीगा, ये कुछ उन्होंने उदाहरण दे रखे हैं। तो ये क्या था, ये हमारा सीड से रेफर था कि सीड क्यों ज़रूरी है। अच्छा, जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि सीड है क्यों ज़रूरी, पहली बात तो वो स्पीसीज़ की डिस्पर्जल में काम आता है, ऑफ कोर्स स्पीसीज़ एक जगह से दूसरी जगह सीड के जरिए ही जा सकती है। दूसरा जो है, सीड कंटिन्यू करता है आगे लेगेसी को, सीड नहीं होगा तो आगे उनकी स्पीसीज़ की लेगेसी कंटिन्यू नहीं हो सकती। इसके अलावा सीड जनरली जो बनता है हमारा वो सेक्सुअल प्रोडक्शन से ही बनता है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन से बनता है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर वेरिएशन आने के चांसेस हैं, तो इवोल्यूशन बेटर होगा। इवोल्यूशन बेटर होगा तो आगे स्पीसीज इंप्रूव करती रहेगी। सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे इवोल्यूशन गारंटी नहीं है, ना ही बेटरमेंट गारंटी है। ओके, तो सीड इसके लिए ज़रूरी है। हाँ, हाइब्रिड सीड्स भी बनते हैं, हम अलग अलग स्पीसीज़ के भी, बल्कि मतलब आसपास लगते स्पीसीज़ के भी, और आसपास मतलब कि उनके जेनेटिक ट्रेट्स आसपास हों एक दूसरे के, या फिर एक ही स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट प्लांट्स से आपस में मिला के सेक्सुअल प्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद सीड्स बनते हैं, तो ऑफकोर्स वो बेटर प्लांट आगे प्रोजनी हमें बेटर से बेटर मिलते हैं, तो ये भी फ़ायदा है। और इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो हम कभी भी अपने मतलब फूड ग्रेन्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं, और नेक्स्ट सीजन के लिए क्रॉप भी बची रहती है। ये सब फायदे थे हमारे सीड्स के। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सुझाव लगता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।